तो ये स्ट्रिंग्स किस चीज़ की बनी होती है? ये मेटल की बनी होती है। एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आज हम चैप्टर कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़रूरी नहीं होता बच्चे कि हर चीज़ को आप ऐसे पढ़ो कि इसका सिलेबस में क्या स्ट्रेंथ है, इसके सिलेबस में इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या मुझे अच्छे स्कोर करने हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ इसलिए पढ़ो आप। ज़रूरी भी है, मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आपने फ्यूचर में ये चीज़ें पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। कई बार साथ आप चीज़ों के लॉजिक ज़रूर देखा करो कि इस चीज़ का लॉजिक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो आज हम करेंगे सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो नॉन मेटल की बिल्कुल उल्टी होती हैं। जो चीज़ें मेटल के पास हैं, नॉन मेटल की उससे ऑपोजिट होंगी। देखो कैसे। अगर मेटल है तो मेटल हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा आयरन, कॉपर, सिल्वर सारे हार्ड होते हैं। तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? वो हार्ड होते हैं। दूसरी इसके बाद प्रॉपर्टी होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए जो मैं बर्तन यूज़ करता हूँ, यूटेंसिल्स यूज़ करता हूँ, वो मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो मेटल के बनाने का क्या रीज़न है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वो अगर मैं खाना बनाने के लिए फायर चलाता हूँ तो वो फायर को नीचे से ऊपर तक कंडक्ट करते हैं, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गए। इसके अलावा हम इससे वायर्स बनाते हैं बिजली की, ताकि जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कंडक्ट हो सके एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। इसके ऑपोजिट जो नॉन मेटल्स हैं, अगर आप माचिस की तीली जलाते हो तो वो जो लकड़ी होती है, अगर वो मेटल होता तो जब हम उससे आग जलाते एक साइड जल रही होती तो हीट आपके फिंगर तक पहुँच जाती, हाथ तक। पर उसमें क्या होता है, एक साइड जल रही होती है, हाथ तक नहीं पहुँचती। रबड़ की चीज़ को आग लगा दो, एक जगह पर जल रही होगी, दूसरी जगह तक आपके हैंड तक उसकी हीट नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, क्योंकि हमारी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, क्योंकि जो हमारी वायर्स हैं, मैंने ये जो माइक पहन रखा है इसकी वायर भी है, अगर इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास हो जाती है रबड़ से तो मुझे भी करंट लगता है इससे। अगर नहीं भी लगता क्योंकि ये तो इतनी पावरफुल नहीं है, पर अगर कोई और वायर जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा हूँ, जैसे टीवी वगैरह की या फिर लाइट वगैरह की, तो उससे मुझे करंट पड़ सकता था अगर उसके ऊपर रबड़ की वो कोटिंग ना की होती। क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं वो। आपको ये भी पता चल गया इंसुलेटर और कंडक्टर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टर तो आपको पता चल गया जो किसी भी चीज़ को पास कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इसके अलावा प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है। देखो, मेलेबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट्स बनाना। थिन शीट्स बनाना, हम मेटल्स की थिन शीट्स बना सकते हैं। उसको हीट करके ना उसको हैमर से हिट किया जाता है, उससे वो थिन शीट्स बना देते हैं। तो मेलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है? थिन शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है मेटल की। और जो डक्टिलिटी होती है उससे वायर्स बनाई जा सकती हैं, थिन वायर्स। ये दोनों प्रॉपर्टी गोल्ड में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल है। इससे हम बहुत लंबी शीट्स बना सकते हैं इजीली, और बहुत लंबी वायर्स भी बना सकते हैं। आपकी बुक में भी नोट किया हुआ है इसके बारे में कि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। तो कितना ज़्यादा मेलेबल डक्टाइल हो गया ये। और मेलेबिलिटी की बात करें तो रदरफोर्ड ने जो टेस्ट किया था, जिसमें वो अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाता है गोल्ड की थिन शीट पे, तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि वो थिन शीट किसी और मेटल की क्यों नहीं बना ली, क्योंकि मेलेबल कौन था ज़्यादा? गोल्ड था, तो इसलिए उसने गोल्ड की शीट ली। इसके साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। सोनोरस एक्चुअली कोई सिंपल साउंड नहीं होता। सोनोरस एक स्पेसिफिक पिच लेवल पे काम करने वाली चीज़ है। मतलब अगर मेरा कोई लोहे की चीज़ गिर जाए तो उससे एक साउंड आता है जिसे हम सोनोरस साउंड कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो। तो इससे क्या होगा, अगर मैं ये जो स्ट्रिंग्स है ना, तो ये स्ट्रिंग्स किस चीज़ की बनी होती है? ये मेटल की बनी होती हैं। इसका जो मेटल है वो कॉपर है, तो मैं कॉपर के वायर्स यूज़ कर रहा हूँ इस पर। तो देखना कैसा साउंड आता है। सोनोरस का मतलब देखना क्या होता है। मतलब क्या हुआ कि इससे एक साउंड आ रहा है सोनोरस। और अगर मैं यही यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा हूँ तो मैं ऐसा गाना नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि इसकी डिफरेंट पिच लेवल है। इसको मैं सोनोरस कहता हूँ। तो सोनोरस का मतलब ये होता है डिफरेंट पिच लेवल पे हम कोई साउंड प्रोड्यूस करवा सकें, और नॉन मेटल्स में ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की।
हमने देखा कि मेटल की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते जो मेटल सब ने की थी। जैसे सोडियम जो है उसमें हार्डनेस नहीं होती, वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, उसको मैं नाइफ से बड़ा इजीली कट कर सकता हूँ क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल है। ऐसे ही जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। गैलियम अच्छा मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। रूम टेम्परेचर का मतलब बच्चे ये नहीं होता कि मैं जिस रूम में खड़ा हूँ मैं उस रूम के टेम्परेचर की बात करूँ। ये स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको 20 से 25 के बीच में काउंट किया जाता है कि रूम टेम्परेचर मतलब 20 से 25 के बीच में टेम्परेचर। गैलियम की बात करते हैं। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो इंडिया में अगर आप देखो ना बाहर पड़ा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर आप वही कोई रशिया में जाके ठंडे इलाके में देखो तो वहाँ पे वो आपको हार्ड मिलेगा। तो अब वो लोग क्या कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पे हार्ड होता है, हम कहेंगे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो बच्चे ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो हमें मेटल्स में मिलते हैं, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो आपको पता चल गया होगा क्या क्या एक्सेप्शंस हैं हमारे पास मेटल्स में। सोडियम है वो सॉफ्ट है, मर्क्यूरी है वो लिक्विड है, गैलियम भी देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, बड़ी इजीली वो मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है, बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जबकि बाकी मेटल्स हार्ड होते हैं तो हार्डनेस की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई रहता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटल की एक्सेप्शंस की। नॉन मेटल में क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, शाइनी है, लस्ट्रस है। तो लस्ट्रस तो हमने कहा था कि नॉन मेटल नहीं होते, बट आयोडीन है। ऐसे ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आता है इनमें एक ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है। ऐसे ही एलोट्रोप एक और है कार्बन का जिसको डायमंड कहते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से नहीं मिलती। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, मतलब वो मेटल से भी ज़्यादा हार्ड है, तो वो तो हार्डेस्ट मटेरियल आ गया मेरे पास। प्लस ग्रेफाइट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों चीज़ों ने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अपनी प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट चले गए। तो ये कुछ उसके एक्सेप्शनल केस हो गए। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने से पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ करवा दूं। अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत इजी होगा आपको रिएक्शंस और एमसीक्यूज़ में बच्चे बहुत काम आती हैं ये चीज़ें, जितनी भी हमने पढ़ी हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अब जो हम करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, तो आपको बहुत हेल्प होगी इसकी, कहाँ पर जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं, प्लस कुछ एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरह है। Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper metal saves gold. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper metal saves gold. इसको मैंने आपके सामने लिख भी रखा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसकी जो फर्स्ट वर्ड है ना, जैसे प्लीज़ मतलब पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, ऐसे हर वर्ड का एक मीनिंग है वो मेटल के लिए है, ठीक है। मतलब प्लीज़ से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, ये मतलब लाइन पूरी बना रखी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और ऐसे सबसे कम रिएक्टिव जो है वो गोल्ड है। और उसके बीच में रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मतलब एक मेटल की रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, कम होगी दूसरे मेटल से जो उसके ऊपर गिवन है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, इसी लाइन को आप याद कर ले जो मैंने आपको लाइन दी थी, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब कहाँ हेल्प होगी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या पढ़ते थे कि जब हम आयरन को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर के साथ तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है, कॉपर के साथ जो चीज़ लग रखी है वो डिस्प्लेस होके आयरन के पास चले जाती है। तो क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu। अब ये क्यों हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखा था हमने कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हुआ, इसने सल्फेट को अपने पास ले लिया रिएक्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि रिएक्टिव कौन है ज़्यादा, आयरन है। अगर मैं ऐसा करता Cu प्लस ZnSO4 तो क्या होता है, ये रिएक्शन ही नहीं होती, कुछ नहीं होता, पड़ा रहता है ऐसे, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है तो सल्फेट कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्टिविटी सीरीज़ इसी में हेल्प करेगी आपको। अगर आपको कोई पूछ ले विच मेटल इज़ मोस्ट रिएक्टिव तो आपने कौन सा बताना है, सोडियम नहीं बताना, पोटेशियम बताना है। बहुत बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सोडियम रिएक्टिव है क्योंकि हम उसको पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है। ऐसा नहीं है, पोटेशियम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, पोटेशियम। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इनको कैरोसिन में क्यों रखा जाता है। इनको कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बर्न तो नहीं होंगे बट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जब हम इनको एयर में रखते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इससे मेटल हमारा जो ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनको
कैरोसिन में डाल के रखते हैं, तो कैरोसिन से ये रिएक्ट नहीं करते। अगर मैं पानी में रख देता तो पानी में इनको आग लग जाती है, तो ये भी क्योंकि पानी के साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए हम इनको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। और प्लस हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करते हैं इनकी रिएक्शन की। सबसे पहली रिएक्शन है व्हेन दे बर्न इन एयर। अगर ये एयर में बर्न करें, एयर में बर्न करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई मेटल है, अगर मैं बात कर लूँ मैग्नीशियम मेटल, अगर मैं मैग्नीशियम को, ये रिएक्शन आपने पहले भी कर रखी है, अगर मैं मैग्नीशियम को बर्न करूं एयर में तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। तो इसमें मेटल कौन है, मेटल मैग्नीशियम है और ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो Mg+O2 क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये नाम कौन सा मेटल ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। तो ये रिएक्शन होगी जब मेटल को हम एयर में बर्न करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं बैलेंस, 2Mg रिएक्ट विद O2 टू गिव 2MgO। तो ये इसकी रिएक्शन है, 2Mg+O2 2MgO। तो ये हमारे पास क्या बना, एक मेटल ऑक्साइड बना। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। यहाँ पे कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शंस भी सेम है, आप इसको देख लो। हम बात करेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करें। वो मेटल ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करें। हमने लास्ट जो सेकंड चैप्टर जब हमने किया था एसिड और बेसिस का चैप्टर जो है, उसमें हमने बात की थी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो नेचर में बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। पर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने मेटल ऑक्साइड लिया, उसको मैं बेस के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल को मैंने एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया मेटल ऑक्साइड को और मुझे मिला सॉल्ट प्लस वाटर। और ये कब होता है, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें। तो यहाँ पे ये एसिडिक नेचर शो कर रहा होगा, ये बेसिक है, ये तो है ही बेस, पता है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। ये ऐसे ही मैंने जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, फिर से सेम एक सॉल्ट बन रहा है और एक वाटर का, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल वाटर निकल रहे हैं बीच में। तो ये तो फिर वही चीज़ होगी कि दोनों के साथ रिएक्ट करवा गया, ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। बट हर मेटल ऐसा नहीं करता। एल्यूमिनियम और जिंक हैं ऐसे मेटल जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, एल्यूमिनियम और जिंक जो हैं ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। मतलब क्या हुआ, हमने बात की एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, बाकी मेटल्स ऐसे नहीं करते। जिंक और एल्यूमिनियम जो हैं वो हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। डिपेंड करता है इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। जब मैंने इसको बेस के साथ करवाया रिएक्ट तो ये कर रहा है एसिडिक बिहेवियर शो, जब मैंने इसको एसिड के साथ करवाया तब ये शो कर रहा है बेसिक बिहेवियर, और दोनों में रिएक्ट कर गया और फाइनल रिजल्ट दे गया मेरे पास एक सॉल्ट और वाटर, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर। तो ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्कलीज क्या होते हैं, वो वाले बेस जो सोल्यूबल हों वाटर में, मतलब वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं वो एल्कलीज हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ अब है। देखो क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज़, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मोस्टली सेव्स गोल्ड। बड़ा इजी है हमारे पास अब ये याद करना। तो अगर आपको याद हो ही चुका है तो क्या होता है, देखो इसमें जो रिएक्शन है ना वाटर के साथ मेटल की, हर मेटल वाटर के साथ अलग रिएक्शन शो करता है। मतलब हर मेटल वाटर के साथ अलग रिएक्शन शो करता है। रिएक्शन एक्चुअली है सेम, बट जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं ना उनमें कुछ डिफरेंस है। कैसे, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स की। तो कौन से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम एंड सोडियम। तो मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊँ वाटर के साथ तो क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये जो रिज़ल्ट देते हैं, दोनों का रिज़ल्ट क्या होने चाहिए थे, मैंने आपको पहले भी रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों में तो सेम बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने दोनों मेटल्स लिए, दोनों की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, दोनों के रिजल्ट भी बहुत सेम है। यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बने। साथ में क्या होता है, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होती है और ये दोनों इतने रिएक्टिव होते हैं, इतने एक्सोथर्मिक होते हैं कि हीट रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ना ये बर्न हो जाती है। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेती है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे हीट भी आएगी,
तो ये मेरे पास रिएक्शन है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स की। मतलब पोटेशियम सोडियम जब रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, और साथ में क्या होगा, हीट रिलीज़ होगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाएगी। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे एक्वस लगेगा दोनों के साथ, क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल है। हम तो आपने देखा कैसे जब हम किसी स्ट्रॉन्ग मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, H2 गैस रिलीज़ होती है, जिसके साथ उसमें इतनी हीट रिलीज़ होती है कि H2 गैस बर्न हो जाती है। पर जब हम कम रिएक्टिव मेटल की तरफ आते हैं, जैसे पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद हम कैल्शियम पे आते हैं, तो कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं होता कि उसमें से इतनी हीट प्रोड्यूस हो कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर दे। तो इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या होता है कि इसमें बबल्स बनते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनते हैं। तो क्या होता है, तो अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऊपर बबल्स आएंगे जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद इस पे जो बबल्स आएंगे, इसकी वजह से ये फ्लोट करने लग जाएगा, ये पानी पे ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट करते हैं। ये तीनों मेटल जिसकी मैंने बात की है ना, सोडियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम की, तीनों कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। पर जब हम इससे अगले मेटल पे आते हैं, जो मैग्नीशियम है, वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन सेम रहेगी, बट फ्लेम इसमें भी नहीं आएगी, इतनी हीट नहीं होगी कि इसमें हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाए। तो रिएक्शन तीनों की सेम पढ़ ली। तो हमने क्या पढ़ लिया कि जो पहले दो मेटल थे पोटेशियम और सोडियम, इनकी रिएक्शन में क्या होता है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुई है वो बर्न होगी। मतलब इनमें हीट जो है इतनी होगी कि हाइड्रोजन जो है बर्न हो जाएगी। इसके अगला मेटल कौन था, कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन रिलीज़ होती है, बट हीट ना होने की वजह से ये फ्लेम नहीं होती, इसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, आग नहीं लगती। इसके अगला मेटल कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या था, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे थे। तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो नहीं रिएक्ट करेगा, बट रिएक्शन बाकी की बाकी बिल्कुल सेम रहेगी कैल्शियम के जैसे। हाइड्रोजन गैस आएगी, साथ में बबल्स आएंगे इसके ऊपर, तो बबल्स की वजह से ये क्या होगा, ये भी फ्लोट होगा, इसमें भी बबल्स ही आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में क्या आए थे, बबल्स आने की वजह से ये फ्लोट करने लग गए थे। अब क्या हुआ, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा। यहाँ पे जिंक आ गया, केयरलेस कार्बन के लिए है सी। इसके आगे क्या आता है, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। ये तीन मेटल ऐसे हैं जो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, पर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अगर पानी की स्टीम निकाली जाए। मतलब अगर मैं पानी को गर्म करूँ, उसको बॉयल करूँ, तो उसकी जो स्टीम निकलेगी उसके साथ एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो रिएक्ट करेंगे। क्या हो, अब हम बात करेंगे कि आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक बहुत कम रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमने बाकी मेटल्स की बात की, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। तो ये जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे पानी की गैस के साथ। अगर हम पानी को गर्म करेंगे, स्टीम निकलेगी, उससे रिएक्ट करेंगे। क्या होगा, मेरे पास आयरन है, आयरन रिएक्ट करेगा H2O गैस के साथ। H2O गैस के साथ क्या रिएक्ट करके बनेगा मेरे पास, Fe3O4। रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूँ, Fe3O4 और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये सॉलिड ही है। तो मैं इसको स्टेबल कैसे करूँगा, 3, यहाँ पे 4H2 आ जाएगा और यहाँ पे 4H2 रिलीज हो जाएगा। तो ये मेरे पास स्टेबल रिएक्शन होगी पूरी एक। क्या हुआ, मैंने आयरन को पानी की गैस के साथ, मतलब पानी की स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया और मेरे पास Fe3O4 और 4H2, सेम वही रिएक्शन आ गई, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। अब हम रिएक्शन करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तो इसकी रिएक्शन करें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ना, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, अगर आपने 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ रखा हो एटॉमिक थ्योरीज के बारे में, एटम्स के बारे में, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो शेल्स में घूमते हैं। जैसे सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम क्या होता है, सोडियम मेटल Na पॉजिटिव आयन बनाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया। पूरी अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ तो क्या हुआ, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं। बोहर से एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखी होगी आपने, उसमें क्या होता है, एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते हैं। तो सेंटर में मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, सेकंड में 8 की टेंडेंसी है,
और थर्ड में भी 8 की टेंडेंसी थी, बट यहाँ पे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा, हो गए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। एक जो बचा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास स्टेबल नहीं होता, ये इसको डोनेट कर देता है। डोनेट करने के बाद क्या होता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। तो 11 नेगेटिव चार्जेस थे, 11 ही पॉजिटिव चार्जेस थे, पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। पॉजिटिव चार्ज 11 है, नेगेटिव चार्ज 10 है, तो रिजल्ट चार्ज क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद सोडियम के पास कितना टोटल चार्ज बचता है, प्लस। मतलब एटम जो था एक, वो स्टेबल था, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। बट एक इलेक्ट्रॉन जो था ना वो फालतू घूमता था, तो उसने क्या किया, यहाँ से डोनेट कर दिया उस इलेक्ट्रॉन को, और फाइनल क्या बना, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया रिजल्टेंट उसके ऊपर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बनाता है, Cl नेगेटिव। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, सिमिलरली जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू बचा था ना, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसके क्या होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या थी, 2 8 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या आया 2,8, स्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या थी 2,8,7, क्या थी, एक की कमी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना 2 8 और 8। इसका मतलब ये स्टेबल हो गए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके फाइनल शेल में एक की कमी थी। तो ये दोनों मिलके क्या होते हैं, Na प्लस Cl, क्या बनाते हैं, NaCl। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा जो इसका मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है, ये होती है पूरी। ये जो फाइनल मेरे पास रिजल्ट बना है, ये इसको मैं कहता हूँ आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड बने हैं, ये साल्ट है और आयनिक है। आयनिक का मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आएगा आपको कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव आयन कौन है, मेटल, नेगेटिव आयन कौन है, नॉन मेटल, और इन दोनों से मिलके मेरे पास एक रिजल्ट क्या बना, सॉल्ट बना, आयनिक सॉल्ट बना, आयनिक कंपाउंड बना। अब हम रिएक्शन देखते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, तो क्या करेगा ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसके हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का क्या होता है हिसाब, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है मेरे पास, Cl नेगेटिव। तो क्या होगा जब मैग्नीशियम और क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेंगे, Mg, 2 इलेक्ट्रॉन है फालतू पड़े, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे खाली पड़ा है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा जगह खाली पड़ी है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी एक खाली जगह पड़ी है। तो ये खाली जगह इन दोनों इलेक्ट्रॉन से भरेगी और मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे फालतू, और ब्रैकेट में आएगा Cl नेगेटिव 2। ये नेगेटिव मैंने ब्रैकेट के अंदर लगा के 2 बाहर लिखा, इसका मतलब Cl जो है नेगेटिव नेगेटिव, 2 Cl थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बढ़ गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो रिजल्टेंट था, प्रोटॉन नंबर तो सेम रहे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कम हो गए, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या हुआ, प्रोटॉन जो थे वो ज़्यादा रह गए, कम नहीं हुए, ज़्यादा बचे। इसके पास प्रोटॉन 2 ज़्यादा हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और रिजल्टेंट चार्ज जो है वो नेगेटिव में आ गया। क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इसका टॉपिक बचा है उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।